तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की जो भर्ती आई है, जो आपकी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत आई है। इसकी हम एग्रोनॉमी को कंप्लीट करवा रहे हैं, यानी कि जो कृषि वाला पार्ट है आपका, सी सेट वाला जो पार्ट है वो आपको सुबह देखने को मिल जाता है, जिसमें एमपी जीके चल रहा है। अभी हमने 4 बजे के आसपास एक वीडियो बनाई है, 3 बजे शायद उस वीडियो को डाला था एमपी जीके का। उसके बाद में शाम को 6, साढ़े 6 या फिर 7 बजे के आसपास हम आपके लिए जो आपका सेकंड पार्ट है, यानी कि जो कृषि वाला पार्ट है, उसको लेकर के आते हैं। तो एग्रोनॉमी की एक वीडियो ऑलरेडी करवा चुके हैं, यानी कि पहला वाला जो चैप्टर है आपका मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी, ये यूनिट 2 में जो पहला वाला चैप्टर है इसको हम करवा चुके हैं और इसके 100 एमसीक्यू भी करवा चुके हैं, यानी 100 क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं। आज हम सेकंड वाला उठा रहे हैं, जिसमें आपका एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स ऑफ एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश की फसलों की कृषि तकनीकी, फसलों के प्रकार, कौन कौन से रोग हैं, वो कौन कौन से कीट की वजह से लगते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से 2 आपके पॉइंट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में आपका ये मिट्टी वाला बचेगा। इस मिट्टी को भी कंप्लीट करके और इसके भी क्वेश्चन कंप्लीट करके हम एग्रोनॉमी वाले पूरे यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले यूनिट पर चलेंगे। इस तरह से हमारी ये क्लासेज चलती रहेगी, जिसमें हम थ्योरी भी करवाएंगे और आपको एमसीक्यू भी करवाते रहेंगे। और ये वही एमसीक्यू होंगे जो 2 अगस्त से शुरू होने वाले आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या सर एग्जाम डेट बढ़ सकती है? तो उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। वैसे कोशिश यही करेंगे कि एग्जाम डेट कम से कम 10 से 15 दिन तो बढ़ी जाए। इतनी जल्दी कोई तैयारी नहीं कर सकता पूरे सिलेबस का, ना। सिलेबस छोटा भी तो है नहीं, बड़ा सिलेबस है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवा सकें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। जो एमपीजीके की और आपकी मैथ की कंप्यूटर की क्लास जो है लगभग 3 बजे के आसपास जो चलती है, वो भी आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, शुरू करें। चलिए पहले हम थ्योरी को देखेंगे और थ्योरी में आज हम कंप्लीट जो है एग्रो टेक्निक्स को कवर करने वाले हैं। और बढ़िया से आपको हमने जो है पूरा टेबल बना करके समझा दिया है, कौन कौन से रोग, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से फसल के प्रकार हैं, क्या नाम है, वो सब आपको अब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एग्रो टेक्निक्स यानी जो कृषि तकनीकें हैं वो होती क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो किसी भी फसल के सफल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक और व्यवहारिक विधियों का समूह ही एग्रोटेक्निक कहलाता है। यानी अगर हम फसल बोने जा रहे हैं तो उस फसल को कैसे बोएंगे, कैसे काटेंगे, वैज्ञानिक तकनीकी क्या होती है, इन सब की पूरी जानकारी अगर हमको हो जाए तो उसी को हम एग्रोटेक्निक्स कहते हैं, यानी कि कृषि तकनीकें कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक, यानी कि सीड टू सीड किए जाने वाले सभी वैज्ञानिक प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, एग्रोटेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है वो देख लो। इसके अंतर्गत बीज का चुनाव, पहले आप चुनाव करें भाई कौन सा बीज हमको बोना है, अच्छा बोना है या फिर ये आपका जो है इसके पौधे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, या कितना उत्पादन देता है। तो पहले आप क्या करेंगे, बीज का चुनाव करेंगे। फिर बुवाई की विधि देखेंगे कि किस प्रकार से इसको बोना है ना, क्यारियों में बोना है कि फसल को रोपना है, लगाना है, क्या करना है, वो पहले चुनाव करेंगे। उसके बाद में खाद उर्वरक प्रवर्धन, यानी कि न्यूट्रिशियन मैनेजमेंट, कि आपको क्या न्यूट्रिएंट डालने हैं उसमें, भाई कौन कौन सी खाद डालनी है, उसको देखेंगे। उसके बाद में सिंचाई यानी इरिगेशन की व्यवस्था करेंगे। अगर मान लीजिए फसल वगैरह तो आपने मतलब बीज वगैरह तो बो दिए और वहाँ पर कुआं ही नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, तो पूरा खराब हो जाएगा। तो फिर इसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण करेंगे। भाई अगर आपने बो दिया कोई फसल, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वहां पर क्या है, खरपतवार आ जाते हैं, कोई गाजर घास उग करके आ गई या कीट पतंगे आ गई, तो उनका भी नियंत्रण आप करेंगे। इसको हम वीड मैनेजमेंट कहते हैं। और फसल सुरक्षा यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन जैसी गतिविधियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, कि कैसे उस फसल को हमें बाकी पशु पक्षियों से या फिर जो जानवर आ जाते हैं उनसे बचाना है। ये सारी विधियां मिलकर के एग्रोटेक्निक्स कहलाती हैं। अब हमको पढ़ना है कि मध्य प्रदेश के संबंध में किस तरह से एग्रोटेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि मिट्टी, मालवा की काली मिट्टी हो गई, जलवायु विविधताओं के कारण कुछ विशिष्ट तकनीकें बड़े पैमाने पर यूज की जाती हैं। देखो कहीं पर भी अगर आप फसल बोने जा रहे हैं, अगर आप खेती करने जा रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर मालवा में चले जाओ तो मालवा साइड में आप जाओगे तो वहाँ पर काली मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो काली मिट्टी में कपास होता है, गन्ना होता है, मूंगफली की फसल होती है। इसके अकॉर्डिंग अपने खेत को बनाना पड़ेगा। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश में कि कौन कौन से मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर होती हैं, उसके आधार पर किस प्रकार से हम फसल की बुआई करेंगे, किस प्रकार से पूरी गतिविधि करेंगे, उसके बारे में आगे आपको बताया गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि मध्य प्रदेश में कई वैकेंसियां आने वाली हैं, जैसे कि आपका यही कृषि विस्तार अधिकारी हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता का एग्जाम होने वाला है। सामान्य अर्हता परीक्षा पहली बार आयोजित की जाएगी। इसमें आप जितने अच्छे नंबर लेकर के आएंगे आपको उसी नंबर के आधार पर जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, MP पटवारी, ग्राम सचिव, इन सब की वैकेंसी आने वाली है और इन सब के आपके एग्जाम जो है MP अर्हता परीक्षा के आधार पर होंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ में MPREAO यानी जो आपकी ये वैकेंसी है, इन सब की नोट्स मात्र 199 रुपए में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आपको सारा का सारा सब्जेक्ट मिलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे वो देख लीजिए। MPG के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, DI, करंट अफेयर, GK GS, ये सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 199 रुपए में। पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो आपकी ये वैकेंसी कृषि विस्तार अधिकारी, इसका पार्ट 2 जो है भाई, CSET तो इसके अंदर कवर हो जाएगा, पार्ट 2 यानी कृषि एग्रीकल्चर वाला जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसी 199 के अंतर्गत, ठीक है ना। कैसे प्राप्त करना है तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, बस इसी का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस WhatsApp नंबर 7052547003, इसको सेव कर लेना, अपने आप नाम आ जाएगा सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। इसी पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। नीचे लिख देना है कृषि विस्तार अधिकारी, ये जरूर लिख देना। क्यों? क्योंकि जो कृषि विस्तार अधिकारी वाले हैं ना, उनको 2 टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। एक आपका CSET वाला ग्रुप रहेगा और एक आपका एग्रीकल्चर वाला अलग से ग्रुप रहेगा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इस WhatsApp नंबर पर भेजोगे वैसे ही हम आपको जो है प्रीमियम टेलीग्राम नोट्स ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर देंगे। 2 लिंक सेंड करेंगे कृषि विस्तार अधिकारी वालों को, है ना। दोनों लिंक पर आपको जो है ज्वाइन टू रिक्वेस्ट भेजनी है, हम तुरंत अप्रूव कर देंगे और जैसे ही आप ग्रुप में पहुंचेंगे आपको सारे नोट्स एक तरफ से लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंट निकलवाना है प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको मात्र 199 में मिल रहा है। इसके अलावा आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPSI कांस्टेबल वगैरह, सब आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, इन्हीं सब्जेक्ट में आ जाएगा, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे सारी बात समझ में। और सुबह जो हम क्लासेस लेकर के आते हैं CSET वाली, उसको भी आप लोग जरूर देख लिया कीजिए। चलें अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये जो हम क्लासेस करवा रहे हैं ना, इसकी भी नोट्स आपको जो है एग्रीकल्चर वाले ग्रुप नंबर 2 में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्विज भी हम उसमें क्रिएट करवाते हैं। क्विज भी आपकी क्विज प्रैक्टिस भी करवाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और आपका CSET वाले ग्रुप में हमने करंट अफेयर का अलग से ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर ही करंट अफेयर वाले ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख टेक्निक्स हैं, यानी कि प्रमुख एग्रो टेक्निक्स ऑफ MP, ठीक है। मेजर एग्रो टेक्निक्स ऑफ MP में कौन कौन सी एग्रो टेक्निक्स का यूज जो है वो किया जाता है। अभी यहां से प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, ठीक है। चलिए, तो नंबर 1 पहले बात करेंगे बुवाई और खेत की तैयारी की जो तकनीकें होती हैं, यानी कि हमें खेत की तैयारी करनी है, उसकी बुवाई कैसे करेंगे, उसकी अलग अलग टेक्निक होती हैं। उन अलग अलग टेक्निक के बारे में आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है ब्रॉड बेड फरो, ठीक है, जिसे हम BBF कहते हैं। ये क्या होती है? इसे क्यारी और नाली प्रणाली कहते हैं। कैसे होती है ये? मतलब किस तरह से इसमें जो वर्क किया जाता है वो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इस तरह से जो है इसको जोता जाता है कि बीच बीच में क्या बन जाती है? नालियां बन जाती हैं, क्यारियां बन जाती हैं। अच्छा, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि MP में होती है सोयाबीन की फसल, और सोयाबीन की फसल जो है वो BBF प्रणाली के अंतर्गत ही होती है, यानी कि ब्रॉड बेड फरो प्रणाली के अंतर्गत होती है। अब ये क्या होती है आइए देखते हैं। उपयोग, यह मध्य प्रदेश विशेषकर मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई के लिए सबसे ज्यादा अनुशंसित तरीका है। क्यों? सोयाबीन को कम पानी की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए पानी, अब यहाँ पर काली मिट्टी है, काली मिट्टी क्या होती है? पानी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। तो क्या होता है? काली मिट्टी में पानी भरने, वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। इस विधि में फसल को उठी हुई क्यारियों, बेड्स पर बोया जाता है। इस तरह से बीच बीच में खालिस्तान छोड़ दिया जाता है, ऐसे जोतते हैं कि ये इस तरह से उठ जाती हैं क्यारियां। जैसी क्यारियां उठ गई, इसी पर जो है सोयाबीन को बो दिया जाता है। अब क्या होगा? मान लीजिए पानी बरसता है, तो पानी जो भरेगा ना वो इन क्यारियों की मदद से बाहर निकल जाया करेगा और जो है सोयाबीन को किसी भी तरह की हानि नहीं होगी, ठीक है। देखिए, और बीच में नालियां यानी फरो बनी होती हैं। भारी बारिश में ये नालियां अतिरिक्त जल निकासी का काम करती हैं और सूखे की स्थिति में नमी भी बनाए रखती हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी बरस गया तो ये नालियां क्या करेंगी? पानी को बाहर निकाल देंगी। और मान लीजिए बहुत कम पानी बरसा है तो इसमें पानी भर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या करती हैं? सूखे की स्थिति से निपटने का भी काम करती हैं। तो दोनों में ये काम आती हैं। कौन सी? BBF यानी कि ब्रॉड बेड फरो प्रणाली, हिंदी में क्यारी और नाली प्रणाली हम इसको कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई? सोयाबीन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। चलिए, अगली जो टेक्निक है वो है आपकी FIRB। अब ये FIRB सिस्टम क्या होता है आइए देखते हैं। इसको हम फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड कहते हैं।
ये क्या होता है, तो नालीदार सिंचाई वाली उठी हुई क्यारियां होती हैं। इसमें भी इसी तरह से क्यारियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है, पानी को बाहर निकालने के लिए नहीं किया जाता है, पानी को रोकने के लिए किया जाता है। और गेहूं के लिए सबसे ज्यादा ये जो है ये प्रकार अपनाया जाता है, FIRB प्रणाली अपनाई जाती है। देखिए, तो नर्मदापुरम, होशंगाबाद और सीहोर जैसे सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन के लिए इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। फायदा क्या होता है, इससे पानी की 30 से 40% तक बचत होती है और गेहूं की फसल गिरती नहीं है। इस तरह से इसको मतलब बनाया जाता है कि गेहूं की फसल गिरेगी नहीं, इसी पर आराम से लगी रहेगी, कोई भी समस्या नहीं होगी और बीच में आराम से पानी भरा रहेगा। ठीक है, तो हम इसको FIRB तकनीक कहते हैं। नर्मदापुरम और सीहोर जैसे गेहूं वाले क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जीरो टिलेज। जीरो टिलेज मतलब होता है शून्य जुताई। अब शून्य जुताई कैसे होती है, क्या जुताई ही नहीं होगी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये इस वाली प्रणाली में जुताई बिल्कुल होती ही नहीं है। कैसे, देखिए इसका उपयोग कहां पर होता है वो भी आपको बताते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश वाला अपना जो प्रदेश हो जाएगा, पूर्वी मतलब इस साइड चले जाइए, ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया है ना। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, आज सुबह ही पढ़ाया हमने। सुबह हमने मध्य प्रदेश का पूरा भौतिक विभाजन पढ़ाया है भाई, पूर्वी मध्य प्रदेश कौन सा, बघेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड में क्या क्या है, ये सारी चीजें आज सुबह पढ़ाई है, आप लोग क्लास देख लेना, है ना, इससे जस्ट पहले वाली क्लास है। ठीक है, तो देखो इसमें रीवा, सतना, बालाघाट ये जिले आते हैं। यहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है, आपको पता ही है। ठीक है ना, हमारा पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहीं पर धान की खेती होती है। उसके अलावा और कहीं चले जाओगे आपको धान की खेती बमुश्किल ही कहीं कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है धान को। और पानी हमको कहाँ पर मिलेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलेगा। ये पूर्वी मध्य प्रदेश यूपी वाले एरिया से लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है। देखिए, तो देखो बालाघाट में जहां धान के बाद में गेहूं बोया जाता है, धान की कटाई के तुरंत बाद बिना खेत को जोते यानी कि जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से गेहूं की बुआई की जाती है, ताकि समय और नमी दोनों बचा रहे। इसमें क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने धान काट लिया। ठीक है, अब धान काट लिया, धान को एकदम जड़ से काटते हैं, मतलब बहुत छोटा छोटा बचा रह जाता है। अब धान को काट लिया, अब इसमें क्या होता है, धान जहां पर होता है वहां पर नमी रहती है। क्यों, क्योंकि पानी की आवश्यकता रहती है, धान पूरा पानी सोखे रहता है। तो इस खेत में क्या हुआ, नमी ऑलरेडी उपस्थित है, अगर इसको जोत देंगे तो इसकी नमी जा सकती है। और बालाघाट में क्या होता है, धान के तुरंत बाद गेहूं को बोते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई एक काम करो, इसको जोतते नहीं है, इसी पर जो है क्या कर देते हैं, गेहूं बो देते हैं। इससे क्या होता है, समय भी बच जाता है और साथ साथ में जो है इनका पानी वानी की भी आवश्यकता जो होती है वो भी इसकी फुलफिलमेंट इससे हो जाता है। तो ये जीरो टिलेज जो है यानी शून्य जुताई जो है वो आपको हमारे पूर्वी यानी कि रीवा, सतना, बालाघाट वाले एरिया में देखने को मिल जाएगी। और जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से इसको जो है मतलब जो बीज होते हैं इसको डायरेक्ट जमीन में बो दिया जाता है, गेहूं के बीजों को। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम बात करते हैं। देखो ये हमारी क्या हो गई, ये जुताई की तकनीकी हो गई, यानी कि बुवाई और खेत की तैयारी की तकनीकी हो गई। अब हम बात करेंगे फसल प्रणाली की तकनीकें। फसल प्रणाली की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं वो देख लीजिए। क्रॉपिंग सिस्टम टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले होती है इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर्वर्ती फसल प्रणाली। अब ये अंतर्वर्ती फसल प्रणाली क्या होती है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में जोखिम कम करने के लिए दो फसलों को एक साथ कतारों में बोया जाता है। ठीक है, अब ऐसा ना हो, देखो सोयाबीन और जैसे उदाहरण मान लीजिए सोयाबीन और अरहर, इन दोनों को 4-2 और 6-2 के अनुपात में बो देते हैं। ये बिंद और मालवा क्षेत्र में बहुत आम बात है। इससे क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा खेत है, ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया, सोयाबीन और अरहर को एक साथ में बो दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए अगर एक आध फसल इसमें से मान लीजिए जो मौसम है कुछ गड़बड़ हो गया, तो अरहर को अगर नुकसान पहुंच गया तो सोयाबीन हमारी बची रहेगी, सोयाबीन को नुकसान पहुंच गया तो अरहर हमारी बची रहेगी। यानी जोखिम को कम करने के लिए कि कोई ना कोई फसल तो हो ही जाएगी मेरे भाई, तो दो फसलों को एक साथ में मिलाकर के बो दिया जाता है। 4:2 या फिर 6:2 के अनुपात में इस फसल को बोया जाता है। बेसिकली कहां पर यूज होता है, तो ये हमारे बिंद वाले प्रदेश, बिंद और मालवा पठार में सबसे ज्यादा यूज में आती है अंतर्वर्ती फसल प्रणाली। समझ में आ गया, जैसे सोयाबीन और अरहर को एक साथ में बो सकते हैं। चलें आगे बढ़ें। अगला है क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। फसल चक्र में हम क्या करते हैं, कल भी आपको समझाया था, जो कल हम वीडियो लेकर के आए थे एग्रोनॉमी की पहली वाली वीडियो जो थी, उसमें भी आपको समझाया था कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए पहले गहरी जड़ वाली फसलों को बो देते हैं, अगली बार उथली जड़ वाली फसलों को बो देते हैं, फिर फली वाली फसलों को बो देते हैं, फिर बिना फली वाली फसलों को बो देते हैं। इससे क्या होता है, फसल चक्र बना रहता है और फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता जो है वो बनी रहती है, उसका मिट्टी की उर्वरता नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए गहरी जड़ वाली फसल के बाद में उथली जड़ वाली फसल को बो दो, दलहनी फसल के बाद में अनाज वाली फसल को बो दो। इससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। इसी को हम क्रॉप रोटेशन या फिर फसल चक्र कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। और एमपी का जो सबसे प्रमुख फसल चक्र है वो कौन सा है, सोयाबीन, सोयाबीन के बाद में गेहूं, फिर चना, रबी। यहां पर जो है सबसे ज्यादा फसल चक्र का यूज सोयाबीन खरीफ की जो फसल है सोयाबीन उसमें होता है, और गेहूं चना जो रबी की फसल है इसमें फसल चक्र का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं सिंचाई तकनीकी की कि सिंचाई में कौन कौन सी यानी इरिगेशन में कौन कौन सी टेक्निक का हम यूज करते हैं मध्य प्रदेश वाले। चलिए देखते हैं। पहला आपका आ जाता है ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई इसको कहते हैं। ये अभी पूछा गया था एमपी फॉरेस्ट गार्ड में कुछ टाइम पहले एग्जाम जो हुआ है ना। ये टपक सिंचाई किसको कहते हैं तो आइए देख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे एक पाइप डाल देते हैं, ठीक है ना। पाइप डाल दिया, पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अब जो छेद होते हैं इस छेद से पानी टपकता रहता है और पौधे के पास में ये पानी हमेशा बना रहता है। धीरे 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 टपक टपक करके क्या होती है सिंचाई होती है और पौधा पूरे दिन भर मतलब हमेशा पानी से पूरा लबालब भरा रहता है, ठीक है। उपयोग कहाँ पर इसका करते हैं तो निमाड़ क्षेत्र जो हमारा खंडवा खरगोन वाला हो गया यानी जो जिसे हम सुनहरे जिले कहते हैं। कल आपको बताया था एमपी जीके वाली क्लास में कि सुनहरे जो जिले जो हमारे जो आपका खंडवा और खरगोन हो गया यहाँ पर कपास कॉटन और उद्यान की फसलों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये पानी की भारी बचत करता है। क्यों बचत करता है भाई, वैसे आप क्या करोगे पूरे खेत में पानी डालोगे ना, पूरे खेत में पानी डालोगे जहां जहां पर पौधे हैं वहां पर पानी डालने से क्या होगा कि पानी की बचत हो जाएगी। भाई पूरे खेत में आप पानी डाल रहे हो, पूरे खेत में पौधे तो है नहीं है ना, तो पौधे जहां जहां पर हैं वहां ये लोग क्या करते हैं ऐसे लेजम डाल करके छोटा छोटा छेद कर देते हैं तो डायरेक्ट पौधों को पानी मिलता है। ये फालतू की जो पानी इधर उधर फैलता है वो बच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं इरीगेशन टेक्निक कहते हैं, यानी कि इसको हम इसको हम क्या कहते हैं ड्रिप इरीगेशन कहते हैं, यानी टपक तकनीकी कहते हैं। टपक टपक करके पानी डायरेक्ट पौधों तक पहुंचता है। चलिए अगली तकनीकी कौन सी है। अगली है आपकी स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि फव्वारा सिंचाई। फव्वारा सिंचाई क्या होती है ये आपको दिखाई दे रही फव्वारा सिंचाई। ये देखिए बड़ा सा खेत है, बीच बीच में फव्वारे लगा दिए हैं, चालू कर दो भैया फव्वारा, चलने दो पानी एकदम। तो ये इसमें क्या होगा ऐसे इस तरह से दूर दूर तक पानी जा जा करके जो है सभी पौधों पर पहुंचता रहेगा। इस तरह से पूरा पानी की यहाँ पर सिंचाई होती रहती है, ठीक है। देखिए इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं भाई, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा। पानी कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर आपकी चंबल बेतवा केन ये सारी नदियाँ हैं, तो इसका उपयोग चंबल ग्वालियर और बुंदेलखंड के असिंचित कम पानी वाले क्षेत्रों में होता है ना। इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ से आपने नदियों से पानी आप लेकर के आ गए हैं ना, अब यहाँ पर क्या है कि पानी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि पानी जल्दी सोख लिया जाता है यहाँ की मिट्टी के द्वारा। तो क्या होगा कि कम वाली जो पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं, चना और सरसों जैसी फसलों में यह तकनीकी वरदान है। क्यों, चना और सरसों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना। तो चंबल वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या होता है कि पानी उपलब्धता तो है लेकिन पानी बहुत मुश्किल से जो है आ पाता है। क्यों आ पाता है मुश्किल से, क्योंकि भाई जैसे चंबल निकल रही है, चंबल में क्या है बीहड़ है ना। अब बीहड़ से पानी लाने में समस्या होती है तो पानी उन मतलब खेतों तक बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं खेतों के बीच बीच में फव्वारे लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो जहां जहां पर बंबा है, बंबा कहते हैं ना, जहां जहां पर बंबा आता है भाई चंबल से डायरेक्ट पानी आ रहा है तो वो तो अपना बढ़िया खेत बो दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चंबल से दूर के एरिया हो जाते हैं यानी कि जो आपका ग्वालियर वाला एरिया हो जाएगा, बुंदेलखंड में पानी की ज़्यादा कमी रहती है। इधर चंबल वाला एरिया, चंबल भिंड बनाना वाला जो एरिया है इसको पर्याप्त पानी मिलता है। यहाँ पर पानी की अधिकता है। क्यों, क्योंकि चंबल नदी पास में है और पार्वती नदी और क्वारी नदी ये सब नदियाँ पास में है तो इनको तो मिल जाता है पानी। लेकिन इसी में आता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ग्वालियर का जो लास्ट वाला एरिया है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो ये असिंचित यानी कम पानी वाले क्षेत्रों में इसका यूज करते हैं। बेसिकली चना और सरसों के लिए इसका यूज किया जाता है। भाई सरसों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, एक बार तुम बो दो सरसों, एक बार पानी दे दो, हो गया भैया, फिर पानी की जरूरत नहीं है, सरसों आराम से हो जाती है। इसलिए जो हमारे बीहड़ होते हैं, बीहड़ों में भी जो है सरसों की खेती ये लोग कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इन फसलों को यानी चना और सरसों को पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं फव्वारा तकनीकी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश हो रही है भाई साहब, बाहर तगड़ी बारिश हो रही है ना। चलिए बारिश होना भी चाहिए, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश अगर नहीं हुई तो समस्या हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं भाई पोषक तत्व और खरपतवार का प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट की कि अगर हमने फसल बो दी है उसमें खरपतवार हो गया है या फिर कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो अब उनका हम प्रबंधन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। भाई पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो दाल का उत्पादन होता है वो हमारे मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। इसलिए चना और सोयाबीन के बीजों की बुवाई से पहले हम क्या करते हैं राइबोजियम कल्चर से उपचारित सीड ट्रीटमेंट करना एक प्रमुख तकनीकी है। इसमें क्या होता है कि राइबोजियम जो कल्चर होता है उससे हम लोग पूरे के पूरे बीज को क्या करते हैं उपचारित कर देते हैं, है ना, कि यानी उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, बोने से पहले ही उनको जो है दवाई लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि उन पर इन खरपतवार का कोई असर न पड़े। इससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है।
है। हमने आपको जब साइंस पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि जो आपकी दाल वाली फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइबोजियम पाया जाता है। ये राइबोजियम क्या करता है, इस पूरे वायुमंडल से नाइट्रोजन, भाई 78% नाइट्रोजन है पूरे वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ से वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके इन पौधों की, दालों वाली पौधों की जड़ों में पहुँचा देता है और फिर उन जड़ों के माध्यम से पौधों में पहुँच जाता है। तो ये पूरा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेता है और जो आसपास इसकी जो घास वास होती है इसको पनपने से रोकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, राइबोजियम टेक्निक का पहले ही प्रयोग कर देते हैं बोने से पहले ही। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक का हम उपयोग इसमें करते हैं। ठीक है, राइबोजियम टेक्निक समझ में आ गई, पहले से ही उपचारित करके हम बीज को बोते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे केमिकल वीड कंट्रोल यानी कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण। अब मान लीजिए देखो दालों वाले में तो चल जाता है, राइबोजियम जो है दाल के पौधों में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी की जो मान लीजिए गेहूं हो गया, सोयाबीन भी दाल में ही आ जाएगा, तो मतलब सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, कुछ ऐसी फसलें होती हैं, सरसों हो गई, इनके लिए हम क्या करेंगे सर, इनके लिए क्या करते हैं, सोयाबीन में हम हाथ से निराई गुड़ाई मुश्किल होती है, इसलिए बुवाई के तुरंत बाद क्या करते हैं, प्री इमरजेंस या फिर 15 से 20 दिन बाद पोस्ट इमरजेंस इम्पेज थेरेपी जैसे खरपतवार नाशकों का उपयोग करके मानक तकनीकी का यूज करते हैं। यानी कि इस टेक्निक का यूज किया जाता है सोयाबीन जैसे फसलों से खरपतवार को हटाने के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इमेज थेरेपी होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पूरे की पूरी सोयाबीन को हम मतलब कि फसल को जो है सड़ने गलने से बचा लेते हैं। इनके आसपास जो खरपतवार होती है उसको इस टेक्निक के द्वारा 15 से 20 दिन के बाद हम जो है खरपतवार से इनको बचा लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, केमिकल वीड कंट्रोल यानी केमिकल रासायनिक उर्वरक की मदद से बचाते हैं। इसमें हम फर्टिलाइजर का डायरेक्ट छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि जो भी घास पनप रही होती है वो अपने आप जल करके नष्ट हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब एक नज़र में हम देख लेते हैं फसल और उसकी प्रमुख टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर हम जो है सारणी के माध्यम से देख लेंगे। टेबल से क्या होता है, जल्दी से याद हो जाता है और मतलब शॉर्ट में हो जाता है पूरा सिस्टम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखो, ये है आपकी फसल और ये आपका क्षेत्र हो गया, यानी कौन से क्षेत्र में बोई जाती है, और प्रमुख तकनीकी हो गई, यानी कहाँ कहाँ पर हम किस एग्रो टेक्निक्स का यूज करते हैं वो हो गया। ठीक है, चलिए एक तरफ फसल, अब शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे सोयाबीन के लिए। सोयाबीन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है भाई, मालवा के पठार में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी होती है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई उज्जैन में। सोयाबीन का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, आपके उज्जैन में है, कल ही बताया था आपको, है ना। तो ये मालवा वाला जो एरिया हो जाएगा वो सोयाबीन उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, प्रमुख किसाई जो आपकी तकनीकी हो जाएंगी, प्रमुख कृषि तकनीकी कौन कौन सी हो जाएगी, तो BBF जो भी बताया था ना, ब्रॉड बेड फॉरो जो तकनीकी होती है, वही नाली वाली तकनीकी सबसे शुरू में बताया था, वो ट्रैक्टर चल रहा था खेत में, याद है ना, तो वो वाली टेक्निक यहाँ पर यूज की जाती है। सीड ट्रीटमेंट करते हैं राइबोजियम के द्वारा, सोयाबीन दालों के उसमें आ जाता है और दालों के पौधों में क्या करते हैं, राइबोजियम के द्वारा सीड ट्रीटमेंट पहले ही कर देते हैं, बोने से पहले ही हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए गेहूं की बात करते हैं। गेहूं कहाँ पर होता है, तो नर्मदा घाटी, सीहोर और होशंगाबाद का गेहूं, पता सरबती गेहूं जो है बहुत फेमस है ना। इसमें हम गेहूं के लिए क्या करते हैं, तो गेहूं के लिए FIRB सिस्टम करते हैं। गेहूं वाला हमने आपको दिखाया था फोटो, FIRB सिस्टम हो जाता है वहां पर। क्रॉप रोटेशन करते हैं विथ सोयाबीन के साथ में क्रॉप रोटेशन करते हैं, यानी फसल चक्र लगाते हैं। क्या करते हैं, पहले गेहूं बो दिया, फिर सोयाबीन बो दी, फिर गेहूं बो दिया, फिर सोयाबीन बो दी। तो यहाँ पर हम जो है क्रॉप रोटेशन का भी प्रयोग करते हैं सोयाबीन के साथ में और गेहूं के साथ में। नंबर 3 पर आपका चना और सरसों आ गई। चना और सरसों कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है भाई, बुंदेलखंड और चंबल संभाग में चना और सरसों सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर पानी की अधिकता नहीं है, पानी कमी है भाई। एक देखो चंबल में क्या, चंबल इस तरह से है, इधर वाला जो चंबल है भिंड मुरैना वाला, ये चंबल नदी के किनारे है, इनको पर्याप्त पानी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर वाला ग्वालियर और बुंदेलखंड का जो एरिया है, यहाँ पर पानी की अधिकता नहीं है, पानी की समस्या होती है, इसलिए सरसों और चना सबसे ज़्यादा बोया जाता है चंबल क्षेत्र में, है ना। और इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन करते हैं, यानी कि फव्वारा तकनीकी का प्रयोग करते हैं। निपिंग, चने में ऊपर की कलियाँ तोड़ लेते हैं, जिससे कि चना क्या होता है, फैलने लगता है। भाई कहते नहीं भाई चना को खोट ले आओ, है ना, चना का साग बनाएंगे आज। साग कैसे बनेगा, वो ऊपर की जो कलियाँ होती हैं उसको काट लेते हैं, उसको नोच लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो और भी ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कपास की बात करें, यानी कि रुई जो कपास होता है उसका क्या होता है, तो ये निमाड़ यानी खंडवा और खरगोन, इसे हम सुनहरे जिले कहते हैं। खंडवा खरगोन में आपका जो है ये देखने को मिलता है, कपास की खेती देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भैया ड्रिप इरीगेशन होता है, बूंद बूंद सिंचाई होती है। देखा था ना एक पौधा था इस तरह से, और यहाँ पर लेजम डली हुई थी, बूंद बूंद सिंचाई। तो वहाँ पर डायरेक्ट जो है पौधों के पास तक पहुँचती है, क्या पानी जो है वो सीधे पौधों के पास पहुंचता है, तो ड्रिप इरीगेशन होता है। रिड एंड फॉरो का भी प्रयोग वहां पर किया जाता है, नालियां भी बना दी जाती हैं, लेकिन बेसिकली ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग किया जाता है अपने निमाड़ यानी खंडवा खरगोन वाले एरिया में।
धान की बात करते हैं, ये अपना पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि बालाघाट और रीवा वाले एरिया में होता है। इसमें हम SRI का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्या होता है SRI? तो सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने धान को काटा, धान के तुरंत बाद में गेहूं बो देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम जीरो टिलेज वाली जो बात की गई थी, यानी शून्य जुताई वाली जो बात की गई थी, वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी फसल होती है और कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। अब जब आप नोट्स लेंगे तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स के साथ में, है ना। तो आप बढ़िया से इसका रिवीजन कर सकेंगे और एग्जाम टाइम पर ये रिवाइज करने में मदद करेगा। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में। देखो, अभी आपका जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था और 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो आपके गेहूं और सोयाबीन से पूछे गए थे। बेसिकली मेन टारगेट गेहूं और सोयाबीन को ही किया गया था। तो चलिए गेहूं और सोयाबीन को अलग से देख लेते हैं, इनकी सारी तकनीकें पढ़ लेते हैं, इनकी किस किस तरह से इनका फसल जो है मैनेजमेंट किया जाता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा 101%। तो मध्य प्रदेश में गेहूं और सोयाबीन सबसे प्रमुख फसलें हैं। इन दोनों फसलों का उत्पादन चक्र और इनकी कृषि तकनीकें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। भाई आपकी सोयाबीन की अलग टेक्निक है और गेहूं की अलग टेक्निक है ना, दोनों हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2021 और 2023 दोनों पेपर में हमने देखा है भाई सोयाबीन और गेहूं से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों फसलों की संपूर्ण वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का बर्डन जो है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सोयाबीन की कृषि तकनीकों की बात करेंगे, यानी कि एग्रो टेक्निक्स ऑफ सोयाबीन। चलिए देख लेते हैं भैया। देखो, तो सोयाबीन मुख्य रूप से वर्षा आधारित यानी कि रेन फेल्ड फसल है, ठीक है ना। यानी कि वर्षा से इसकी पूरी व्यवस्था बनती है, बारिश नहीं होगी तो खराब हो जाएगी, ठीक है। जिसे मालवा की पठार की काली मिट्टी सबसे अधिक उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है कि काली मिट्टी क्या करती है, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। पानी बरस गया, ये अपने अंदर जल को धारण कर लेगी। मान लीजिए पानी सूख गया तो फिर भी इसमें जल जो है वो बना रहता है, तो इसको बराबर बराबर जो है नमी मिलती रहती है। तो ये आपकी काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। चलो, तो खेत की तैयारी और बुवाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बीज सैया यानी कि सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं। सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर बुवाई की वैज्ञानिक विधि का यूज करेंगे। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में पानी भरने की समस्या से बचने के लिए ब्रॉड बेड फैरो यानी BBF प्रणाली का प्रयोग करते हैं। शुरू में ही आपको बताया था, कुंड एवं मेड़ विधि अपनाई जाती है। इससे अधिक बारिश होने पर पानी नालियों के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये शुरू में ही आपको समझा चुके हैं। बुवाई का समय और गहराई की बात कर लेते हैं। तो बुवाई का देखो, मानसून आने पर यानी 15 जून से 5 जुलाई के बीच में इसको जो है बो दिया जाता है। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए, अन्यथा अंकुरण प्रभावित हो जाएगा, है ना। ये पूछा जाएगा भैया आपके एग्जाम में कि सोयाबीन के बीज को कितने अंदर तक बोना चाहिए। 3 से 4 सेंटीमीटर से अंदर नहीं बोएंगे, ठीक है ना। कल जब हम आपको MCQ आपके लिए लेकर के आएंगे, देखिए आज MCQ नहीं है ना ही आज क्वेश्चन है। क्यों, हमने सोचा भाई 100 प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, वन लाइनर कर रहे हैं ना। इससे अच्छा है कि हम 50 प्रश्न आपके MCQ वाले करवा देंगे। MCQ में क्या होगा, 4 ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और जो डिटेल सॉल्यूशन होगा उसमें एक ही क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल आपके लिए हम इस टॉपिक का स्पेशल 50 MCQ लेकर के आएंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई। और उनकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग नोट्स लेंगे उनको PDF मिल जाएगी। चलिए सीड रेट की बात करते हैं तो 70 से 80 किलोग्राम सीड जो है वो प्रति हेक्टेयर में बोया जाता है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जाएगा भाई, समझ लेना, है ना। चलिए अब बीज उपचार की बात करते हैं। सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सोयाबीन के लिए, ठीक है। तो FIR मेथड का यूज किया जाता है सीड ट्रीटमेंट में। कैसे, आइए देखते हैं। परीक्षाओं में यह क्रम अक्सर पूछा जाता है कि बीज को बुवाई से पहले FIR मेथड का यूज करते हैं। अब FIR मेथड क्या होता है, तो पहले फंजाइसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइबोजियम। इस क्रम के आधार पर सोयाबीन को बोया जाता है। सर राइबोजियम की यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि दाल की जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइबोजियम जो जीवाणु होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच लेता है, और सोयाबीन एक दाल है, इसलिए हम इस प्रकार के जो है तकनीकी का प्रयोग करेंगे। अब क्या होता है आइए देखते हैं। FIR तकनीकी क्या होती है। पहले होता है फंजीसाइड। फंजीसाइड में क्या होता है, फफूंदनाशक इसको हम कहते हैं। सबसे पहले थायरम या फिर कार्बन डाइजिम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो कि फफूंद को नष्ट करने का काम करेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड लगाएंगे यानी कि कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। कीटनाशक के रूप में क्या करेंगे, इमिडाक्लोपिड जो है इंसेक्टिसाइड होता है, इसका यूज हम करते हैं। नंबर तीसरे पे आ जाएगा राइबोजियम यानी कि जैव उर्वरक। अंत में राइबोजियम जैपनोकम कल्चर से इसको उपचारित करते हैं। या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जड़ों में फिक्स कर देता है। कैसे फिक्स करता है आपको हमने बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब खाद और उर्वरक की बात करेंगे। स्पेशली ये सोयाबीन की बात कर रहे हैं क्योंकि सोयाबीन से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं 2021 में भी, 2023 में भी। चिंता मत कीजिए, हम PYQ भी करवाएंगे, है ना। सब आपको तैयारी करवाने वाले, बस आप साथ में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए।
चलिए एनपीके अनुपात की बात करेंगे, खाद उर्वरक की बात हम करने जा रहे हैं। एनपीके कैसे डालेंगे, तो 20:60:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसको बोते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह दलहनी फसल है और दलहनी फसल अपने आप नाइट्रोजन ग्रहण कर लेती है वायुमंडल से, ठीक है। तो 20:60:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसको बोया जाता है। ये स्टार मार्क कर लेना, ये प्रश्न एज इट इज ऐसे ही पूछा जाएगा। एनपीके अनुपात सोयाबीन में कितना होता है, तो 20:60:20 का होता है, ठीक है। सल्फर कितना यूज करेंगे, सोयाबीन एक तिलहनी यानी ऑयल्ड फसल भी है, इसलिए तेल की मात्रा ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर देना आवश्यक होता है। पूछा जाएगा आपसे कि सोयाबीन के खेतों में कितना सल्फर देना आवश्यक होता है, तो ध्यान रखना 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर देना आवश्यक होता है। अलग से हमने कलर भी कर दिया है जिससे जब आप रिवीजन करें तो आप अच्छे से इसको देख सकें, ठीक है। चलिए अगला, खरपतवार एवं जल प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी कि वीड एंड वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे सोयाबीन के लिए। देखिए खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुवाई के 3 दिन के अंदर क्या करेंगे, प्री इमरजेंस का छिड़काव करेंगे और बुवाई के 15 से 30 दिन के बाद में पोस्ट इमरजेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनमें क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो 15 से 20 दिन के बाद में हम जो आपका ये वाली दवाई प्रयोग करेंगे और शुरुआत के 3 दिन में इस दवाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये आपकी खरपतवार नाशक केमिकल होता है जिसका हम डायरेक्ट छिड़काव कर देते हैं। क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, यानी क्रिटिकल स्टेज क्या होती हैं, तो फूल आते समय, फ्लावरिंग और फलियों में दाना भरते समय, इन अवस्थाओं में खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जल भराव फसल को तुरंत नष्ट कर देता है। यानी नमी तो होना चाहिए लेकिन जल नहीं भरा हुआ होना चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं, एफएफबी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो जल भरता है वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, रुकता ही नहीं है। तो जितनी नमी चाहिए रहती है सोयाबीन को उतनी नमी इनको मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये सोयाबीन हो गया, अब हम गेहूं देख लेंगे। इन दोनों को ही देखना है, बाकी किसी पर इतना ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए गेहूं, तो गेहूं की कृषि तकनीकी यानी कि एग्रो टेक्निक्स ऑफ व्हीट। देखिए तो गेहूं सिंचित यानी इरिगेटेड और ठंडी जलवायु की फसल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होशंगाबाद और नर्मदापुरम के सीहोर क्षेत्र में होता है। अब देखते हैं खेत की बुआई यानी तैयारी और बुआई इसकी कैसे करेंगे। सबसे पहले बुआई की वैज्ञानिक विधि देखिए, इसमें एफआईआरबी का प्रयोग करते हैं, फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड। जैसे अभी शुरू में बताया था आपको, सिंचित क्षेत्रों में उठी हुई क्यारियों पर बुआई करते हैं जिससे कि पानी की 30 से 40% तक बचत हो जाती है। जीरो टिलेज करते हैं, शून्य जुताई। धान के बाद खेत में नमी का लाभ उठाने के लिए बिना जुताई किए डायरेक्ट सीड ड्रिल के द्वारा जो है ड्रिल करके जो है बीजों को इसमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलो बुआई का समय तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बीज दर यानी कि सीड दर कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 120 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर में 100 से 120 किलोग्राम आप डाल सकते हैं। और देर से बुआई कर रहे हैं तो 125 किलोग्राम कर दीजिए। गहराई 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना वो कितना था 3 से 4, ये कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर यह गेहूं के कॉलेप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करता है। बौनी किस्मों को अधिक गहरा नहीं बोते हैं। जो बौनी किस्में होती हैं भाई किस्मों पर डिपेंड करेगा, लंबी किस्में हैं तो आप 5 सेंटीमीटर पे ही कर दो, और बौनी किस्में हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई पर मत करना, नहीं तो फिर ऊपर ही नहीं निकल पाएगी, ठीक है। चलो खाद और उर्वरक की बात करते हैं। सबसे पहले एनपीके कितना चाहिए, 120:60:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ये एनपीके रहेगा किसका, गेहूं का। ये पूछा जाएगा, ठीक है। इससे पहले पूछा भी गया है गेहूं का एनपीके 2023 में। अगला नाइट्रोजन देने की तकनीकी क्या हो जाएगी, तो पूरी नाइट्रोजन एक साथ नहीं दी जाती भाई। देखो ये दलहनी फसल नहीं है ना, दलहनी फसल होती तो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो अपने आप ही ले लेती है वायुमंडल से। लेकिन इसको चाहिए तो आधी मात्रा बुआई के समय और बची हुई आधी मात्रा पहली सिंचाई, जब पहली बार सिंचाई की जाती है तब बची हुई आधी मात्रा डाल देते हैं। दूसरी सिंचाई के समय ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में भी इसको जो है नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए। सिंचाई प्रबंधन कैसे करेंगे भाई, तो गेहूं में सिंचाई की 6 तकनीकी होती हैं, 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जिसके द्वारा गेहूं में पानी भरा जाता है। पहली CRI होती है यानी क्राउन रूट इनिटेशन। इसमें क्या होता है, सिर से जड़ जमने की अवस्था जो होती है, यानी बुआई के 21 दिन बाद इसको जो है प्रयोग किया जाता है CRI का। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यदि किसान के पास केवल एक सिंचाई का पानी है तो उसे इस अवस्था में ही दिया जाना चाहिए। उसके बाद पानी कब देंगे तो फिर आपका आता है टाइम टिलेरिंग का, यानी कल्ले फूटने की अवस्था जो होती है 40 से 45 दिन में एक बार इसमें पानी देना चाहिए। फिर लेट जॉइंट यानी गांठ बनने की जो अवस्था होती है 60 से 65 दिन में तब एक बार पानी देना चाहिए। गेहूं को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, गेहूं हो गया, धान हो गया, है ना। उसके बाद फ्लोरिंग यानी कि जब पुष्पावस्था होती है 80 से 85 दिन में तब। उसके बाद में आपका मिल्किंग यानी दुग्धावस्था होती है 100 से 105 दिन में। फिर आपका डग स्टेज आ जाता है यानी कि दाना सख्त होने की अवस्था में 115 से 120 दिन में। ये 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं गेहूं में सिंचाई की, यानी इनमें आपको पानी देना चाहिए। चलिए अब खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। गेहूं के लिए वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो भाई चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं जैसे बथुआ हो गया, है ना, इसके नियंत्रण के लिए 2,4-D बुआई के 30 से 35 दिन के बाद प्रयोग किया जाता है। किस टेक्निक का, 2,4-D टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, केमिकल के द्वारा जो है इसमें मतलब वो डाल देते हैं खरपतवार नाशक, ठीक है। चौड़ी पत्ती वाले बथुआ को ये नष्ट कर देता है। उसके बाद में दूसरी होती है सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, यानी गेहूं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, गेहूं का मामा होता है,
मामा ही सबके दुश्मन है ऐसा लग रहा है। शकुनी मामा हो गए, कंस मामा हो गए, है ना। तो कह रहे हैं गेहूं का मामा होता है, ठीक है, जिसे गुल्ली डंडा भी कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल गेहूं जैसा होता है। इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटम और कोल्डीफोनॉप और सल्फोनीफोरम इनका प्रयोग किया जाता है। इनका जो है छिड़काव कर देते हैं। ये जो गेहूं के मामा होते हैं उनका द एंड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब हम यहाँ पर चलेंगे कौन कौन सी फसल, इसके प्रमुख उत्पादक जिले और विशेष बिंदु, यहां से भी प्रश्न बनेगा। आप पूरा का पूरा आपको टेबल देखने को मिलेगी, लगातार 2-3 टेबल हो जाएंगी, तो आपके पूरा बढ़िया से ये पूरा जो आपका एग्रोनॉमी वाला सेकंड चैप्टर है, यानी कि एमपी की स्पेशल क्रॉप एग्रो टेक्निक, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो MPRAEO परीक्षा की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों, उनके शीर्ष उत्पादक जिले की ये सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो सूची हम आपको दे रहे हैं, इसमें फसल के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ताकि याद रखने में आपको आसानी हो सके। चलिए देख लेते हैं। पहले ये फसल हो जाएगी, प्रमुख उत्पादक जिले हो जाएंगे, विशेष बिंदु हो जाएगा, यानी जो एग्जाम पॉइंट से जो मेन पॉइंट हो जाएगा। पहले गेहूं की बात करेंगे। वीट जो नर्मदापुरम, होशंगाबाद, सीहोर और विदिशा, रायसेन, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन होता है। सीहोर का सरबती गेहूं फेमस है, ठीक है। सीहोर का सरबती गेहूं विश्व प्रसिद्ध है। नर्मदापुरम जो है सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, गेहूं का। धान की बात करेंगे, राइस है ये आपका बालाघाट, सिवनी, रीवा और डिडोरी। अच्छा, चिन्नौर चावल बताया था ना आपको, बालाघाट का चिन्नौर चावल बहुत फेमस है ना। GI टैग मिल गया, याद रखना, ठीक है। कल वाली वीडियो में बताया था शायद, जो बेसिक MP करवा रहे थे, सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था, MP GK में करवाया था, ठीक है। चलिए, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट का चिन्नौर चावल GI टैग इसको मिला हुआ है, ठीक है। पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन होता है। मक्का की बात करते हैं, मेज की, तो देखो छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार और बड़वानी, यहाँ पर मक्का सबसे ज्यादा होता है। छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश की कॉर्न सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है। ज्वार, सोरगम, सोरगम में क्या होता है, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और छिंदवाड़ा जिले में सोरगम सबसे ज्यादा होता है। यह मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों की फसल है, जहां पर पानी नहीं होता, पानी की कम आवश्यकता होती है, वहां पर सोरगम बो देते हैं, ज्वार बो देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फसल थी अनाज वाली, जो कहां कहां पर होती है वो हमने आपको बता दी। अब चलिए दलहनी फसल देख लेते हैं, यानी पल्स क्रॉप्स देख लेते हैं कहां कहां पर होती है। तो मध्य प्रदेश भारत में दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। सबसे पहले चना यानी ग्राम, ग्राम कहां पर होता है, विदिशा, नर्मदापुरम, उज्जैन, सागर वाले जिले में चना सबसे अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। देखिए, तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अरहर, तुअर की बात करते हैं तो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, इस जिले में जो है अरहर की सबसे अच्छा उत्पादन होता है। नरसिंहपुर में इसकी तो उत्पादकता सबसे अधिक, यानी कि अरहर सबसे ज्यादा कहां पर होती है, नरसिंहपुर में होती है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना। उड़द, ब्लैक ग्राम की बात करते हैं तो टीकमगढ़, छतरपुर और जबलपुर, यहां पर जो है आपको उड़द की दाल देखने को अच्छी मात्रा मिलेगी। बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र इसके लिए प्रमुख उत्पादक जो है क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद मूंग की बात करते हैं, यानी कि ग्रीन ग्राम की बात करते हैं तो नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर, यहां पर आपको जो है मूंग की दाल मिलेगी अच्छी मात्रा में। जायद, ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नर्मदा घाटी का क्षेत्र फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तिलहनी फसल की बात कर लेते हैं, यानी कि जो ऑयल्ड क्रॉप्स हो जाती है उनकी बात करेंगे। ऑयल्ड क्रॉप में सबसे पहले कौन आएगा, सोयाबीन आ जाएगा, ठीक है। सोयाबीन उज्जैन, धार, देवास, यानी जो अपना मालवा वाला एरिया है, काली मिट्टी वाला, वहां पर पाई जाएगी, ठीक है। मालवा का पठार इसका गढ़ है, उज्जैन सबसे बड़ा उत्पादक है, यहीं पर सबसे बड़ा जो है सोयाबीन जो प्लांट है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पर, उज्जैन में। अगला सरसों, मस्टर्ड की बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, चंबल संभाग, पूरा का पूरा चंबल संभाग यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको बताया था, चंबल संभाग को सरसों की हंडी भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मूंगफली की बात करेंगे, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, खरगोन, यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन होता है। शिवपुरी इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा, किसका, मूंगफली का, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलिए अब व्यावसायिक फसल देख लेते हैं भाई। 4 प्रकार की फसलें होती हैं, चारों हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो व्यावसायिक फसल में कौन कौन सी, यानी नगदी जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कल हमने क्रॉप का प्रकार बताया था ना आपको, भाई कैश क्रॉप्स क्या होती हैं और दलहनी फसलें क्या होती हैं, सबको अलग अलग करके कल बताया था हमने, है ना, थ्योरी और MCQ दोनों में। आज फिर से देख लीजिए, क्रॉप, प्रमुख उत्पादक जिले, विशेष बिंदु। कपास यानी कॉटन, कॉटन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में कॉटन यानी कपास सबसे ज्यादा होता है। खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले यानी कि गोल्डन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, सफेद सोने का क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं, खंडवा, खरगोन को। गन्ना की बात करते हैं, शुगर कैन, नरसिंहपुर, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा, यहाँ पर शुगर कैन सबसे ज्यादा पाया जाता है, गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अब प्रमुख मसालों की बात कर लेते हैं, स्पाइस और अदर्स। स्पाइस में देखिए तो लहसुन, लहसुन यानी गार्लिक, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में गार्लिक यानी लहसुन सबसे ज्यादा होता है। रतलाम के रियावल लहसुन को GI टैग प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर इंपोर्टेंट पॉइंट को हमने कवर किया है, क्योंकि कृषि विस्तार अधिकारी में डीपली प्रश्न पूछा जाएगा, तो हर एक इंपोर्टेंट पॉइंट को हमने कवर किया है, ठीक है। धनिया, कोरिएंडर की बात करते हैं, गुना और अशोकनगर में होती है। गुना की कुंभराज मंडी धनिया के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुंभराज मंडी कहाँ पर है भाई, गुना में है, पूरे देश में प्रसिद्ध है धनिया के लिए।
उसके बाद अफीम की बात करते हैं यानी ओपियम की, तो मंदसौर और नीमच ये 2 जिले अफीम उत्पादन के लिए फेमस हैं। ये राज्य के एकमात्र अफीम उत्पादक जिले, यानी यहीं पर अफीम का उत्पादन होता है और कहीं पर भी अफीम का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ के लोग एकदम झूमते रहते हैं, ठीक है ना। हवा चली क्या, एक झोंका हवा का चला नहीं कि भाई झूमना चालू कर देते हैं आगे लोग, ठीक है ना। अगला गांजा, गांजा की बात करते हैं भाई कैनिबिट्स की, तो ये खंडवा और बुरहानपुर में पाया जाता है। खंडवा प्रमुख गांजा उत्पादक जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको सभी प्रमुख फसलें, उनके किस्म, रोग और कीटों की एक संयुक्त सूची दी गई है कि कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है, कौन से कीट लगते हैं, कौन सी फसल का क्या क्या प्रकार है, वो सब एक टेबल में हमने यहाँ पर कवर कर दिया है, जिससे कि आपको बढ़िया से याद हो जाए, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, फसल, महत्वपूर्ण किस्में, प्रमुख रोग और प्रमुख कीट कौन कौन से लगते हैं वो आपको दिखा देंगे, ठीक है भाई। गेहूं, गेहूं में भैया इसकी प्रकार कौन कौन से हैं, तो लोकवन, लोकवन गेहूं का प्रकार है। सुजाता हो गया, सरबती हो गया, पूसा तेजस हो गया, ये सब गेहूं के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि गेहूं वाला जो फसल होती है उसके प्रकार हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है वो भी देख लो। बीमारी की बात करेंगे, प्रमुख रोग तो भाई रस्ट रोग, रोली, अनावृत कंडुआ, करनाल बंट, ये सारे रोग जो हैं वो गेहूं में हो जाते हैं। प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, कौन कौन इनको हानि पहुंचाते हैं, तो भाई दीमक हो गया, माहू, ये 2 ऐसे कीट हैं जो गेहूं को हानि पहुंचाते हैं। धान की बात करते हैं, धान की फसल की टाइप्स यानी प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, क्रांति हो गया, महामाया हो गया, IR 36, चिन्नौर, पूसा, बासमती। चिन्नौर को GI टैग मिला है, बालाघाट, ध्यान रखना है ना। चलिए, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो खैरा हो गया जो जिंक की कमी से, झोंका, भूरा पत्ती, धब्बा, ये सारे रोग किसके हैं, धान के हैं। और इसमें कौन कौन से कीटाणु होते हैं भाई, गंधी बग, तना छेदक और भूर फुदका, ये जो है भूरा फुदका, ये किसके हैं, धान के कीट हो जाएंगे, ठीक है। कीट का नाम ज़्यादा नहीं पूछा जाता, प्रकार ही पूछा जाता है, लेकिन पढ़ लीजिए भाई, आ गए हैं तो पढ़ लेते हैं। चलो, मक्का, मक्का में भाई सरताज, गंगा 5, GM 216, जवाहर मक्का, डेक्कन 103, ये इसके प्रकार हो जाएंगे। और कौन सा रोग होता है, तो तुलसीता, पत्ती झुलसा, सफ़ेद कलिका, यानी जिसे हम जिंक की कमी से सफ़ेद कलिका होता है किसमें, मक्का में, ठीक है। और कीटाणु कौन कौन से हैं भाई, तना छेदक, फॉल ऑर्मी वर्म, ये भी कीटाणु इसमें पाया जाता है। बाजरा की बात करते हैं यानी पियर मिलेट की बात कर लेते हैं, तो पूसा मोती, HHB 67, ICTP 8203, ये किसका प्रकार हो जाएगा, बाजरा का, ठीक है। और रोग कौन सा है, तो भाई हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर, अरगट चेपा, ये सारे रोग इसमें हो जाते हैं। और तना मक्खी, तना छेदक, ये 2 कीटाणु इसमें पाए जाते हैं। चना की बात करते हैं ग्राम में, तो JG 315, ये पूछा गया था 2023 में, ठीक है। JG 315, JG 11, उज्जैन 21, काकटू, राधे, ये सारे के सारे चना के प्रकार हो जाएंगे, चना की किस्में हो जाएंगी। उकठा रोग, झुलसा रोग, ये रोग हो जाता है। और फली छेदक, कष्टवर्म, ये इसके कीटाणु हो जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, सोयाबीन और गेहूं। सोयाबीन की बात करेंगे तो भाई JS 335, JS 9305, अहिल्या, इंदिरा, सोया समृद्धि, ये सब किसके, सोयाबीन के प्रकार हो जाएंगे। पीला मोजेक रोग इसमें होता है, ये कई बार पूछा गया, बहुत पूछा जाता है। पीला मोजेक और चारकोल रॉट किसका रोग है, ये सोयाबीन का रोग है। चकभ्रंग, सफ़ेद मक्खी, तना मक्खी, ये इसके कीटाणु हो जाएंगे। सरसों की बात करते हैं, पूसा, जय किसान, बायो 902, वर्णा, T59, क्रांति, रोहिणी, ये किसके प्रकार हो जाएंगे, ये जो है आपके सरसों के प्रकार हो जाएंगे, यानी कि सरसों की किस्में हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में सफ़ेद रोली रोग हो जाता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग हो जाता है, ठीक है। कीटाणु कौन कौन से हैं, माहू, चेपा, आरा मक्खी, ये जो है कीट होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब आपका कपास रह गया था, कपास को भी देख लो। कपास यानी कॉटन, H4, JKHY, BT कॉटन, ठीक है। और इसका रोग ब्लैक आर्म रोग हो जाता है, उकठा म्लानी हो जाता है, गुलाबी सुंडी इसके जो है प्रमुख कीट होते हैं, सफ़ेद मक्खी भी जो है इसको नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए थे उनका क्या रिएक्शन रहा था। बहुत अच्छे नंबर आए, किसी के 87 नंबर, किसी के 89 नंबर तक आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में। जैसे कि इनका अस्पताल सहायक का एग्जाम था, इन्होंने अस्पताल सहायक के नोट्स लिए थे, इन्होंने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच सर जी, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने बहुत लेट लिया नोट्स, फिर भी मुझे तो लग रहा था कि सर आपने ही तो पेपर नहीं बनाया। नहीं भैया, हमने पेपर नहीं बनाया, ऐसा मत कह देना, नहीं तो पता चला फंस जाएंगे, ठीक है ना। पेपर ऊपर हम नहीं बनाते, बस मेहनत करके थोड़ी सी रिसर्च करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर, एपटेक का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, उसके आधार पर हम अपने नोट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जो आपके लिए अच्छे नंबर लाने में मदद करता है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने डिप्टी जेलर का नोट्स लिया था, डिप्टी जेलर का, ठीक है। तो देखो, गुड मॉर्निंग सर, लाइफ में पहली बार ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर, कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में। मेहनत को देखते हुए बहुत कम रेट रखा है आपने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, 199 में, जिसमें आपका भी काम चल सके, यानी आप भी इसका व्यवस्था कर सकें और हमारे जो फैकल्टी है उन लोगों को भी व्यवस्था हो सके, उनकी भी जो है सैलरी वैलरी मिल सके, बस इतना ही हमको चाहिए आपसे, बहुत ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ठीक है। 199 में आपको सब कुछ मिलने वाला है, बढ़िया से बढ़िया नोट्स, क्विज भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और लगभग सारे एग्जाम के नोट्स एक साथ में ही आपको दे रहे हैं।
फिर ये देखिए, ये इनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था। सर आपके नोट्स और पहले लिया होता और रिवीजन किया होता तो और भी अच्छे नंबर आ सकते थे, इन्होंने काफ़ी लेट नोट्स लिया। सर ऐसा कंटेंट मैंने कहीं नहीं देखा, आपने बहुत मेहनत की है इस कंटेंट को बढ़ाने में, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, आपके मेहनत और मार्गदर्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप भी कह रहे हो सर मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए, मेरे ऐसे नंबर आ गए, सर मेरे 85 आ गए, 85 परसेंटाइल जो आ गई सर मेरी, है ना, सर मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया, मैं कृषि विस्तार अधिकारी बन गया। इस तरह से जो है आप भी आराम से बता रहे होंगे हमको और आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। बाकी आपको ये तो बता ही दिया कैसे नोट्स प्राप्त करेंगे, वही प्रक्रिया है। QR कोड आपको एक बार और दिखा देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल आपके हम क्वेश्चंस करवा देंगे, लगभग 50 के आसपास इस टॉपिक के MCQ करवा देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर आपको पेमेंट करना है। नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी जो है QR कोड ले सकते हैं और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसकी तुरंत PDF हम जो है ग्रुप में डाल देंगे। कौन से वाले में? जो आपका कृषि वाला ग्रुप है ना, उसी में जो कृषि वाला ग्रुप है, CSET के अलावा जो कृषि वाला ग्रुप है उसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।